तो जैसा कि हमने मार्शल पीक के पिछले एपिसोड में देखा था कि यानकाई कुछ हब्स की तलाश में जंगल जाता है। वहाँ से वो कुछ हब्स लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो उन्हें बर्न करके अपनी बॉडी को ताकतवर बनाता है। जिसके बाद वो बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल को स्किप करके 6th लेवल पर आ चुका था। जिसके कुछ ही समय बाद वो अपनी वाइटलिटी को फॉर्म कर लेता है। वाइटलिटी असल में हेवन तक जाने का एक रास्ता थी। वाइटलिटी असल में अर्थ और हेवन में एक ब्रिज फॉर्म करती है। और अब यांकाई को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत सारी यांग एनर्जी की जरूरत थी, जिसकी तलाश में वो एक वैली पर आ चुका था। वहां पर कल्टीवेट करते समय उसके शरीर में एक यांग एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन प्रवेश कर लेता है। अब आगे अब हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यांकाई को कल्टीवेशन करते हुए सवेरा हो जाता है। अब सवेरे तक प्रैक्टिस करने के बाद यांकाई देखता है कि वो यांग लिक्विड का एक ड्रॉप क्रिएट कर पा रहा है। इस यांग लिक्विड में ढेर सारी पावर्स थी जो कि पत्थरों को भी आसानी से काट दे रही थी। यांग को पता था कि इस ड्रॉप को फॉर्म करने में उसकी ढेर सारी एनर्जी यूज होगी, इसलिए वो इस ड्रॉप को मुश्किल वक्त में यूज करने का ही डिसाइड करता है। मगर तभी वहाँ पर एक एल्डर अचानक से प्रकट हो जाते हैं। यांकाई ने तुरंत ही उन पर अपने यांग लिक्विड से अटैक कर दिया था, मगर वो एल्डर समय रहते ही साइड में हट चुके थे। अब वो बड़ी तेजी से उसके पास आकर उसे अपनी फिंगर से काफी दूर धकेल देते हैं। वो कहने लगे कि बच्चे, तुम तो बहुत ही कम उम्र में यांग लिक्विड को फॉर्म करना सीख लिए हो। ये तो काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हें दुश्मन और दोस्त के दरमियान का फर्क करना आना चाहिए। इधर यांकाई सोचता है कि पास्ट में मैंने इतनी तेजी से किसी पर भी एक्शन नहीं लिया। पता नहीं मेरी बॉडी ने इतनी जल्दी रिस्पॉन्स कैसे कर रही है। अब वो तुरंत ही एल्डर से माफी मांगता है। वो कहने लगा कि मैं आपसे डर गया था और उसी हड़बड़ी में मैं आप पर अटैक कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद उसे एल्डर का नाम पूछता है। वो कहते हैं कि तुम मुझे एल्डर 11 नाम से बुला सकते हो। यांग को लग रहा था कि शायद लिंगशु पवेलियन के 11th एल्डर होंगे। इधर वो एल्डर यांकाई से कहने लगे कि तुम्हें देखकर मुझे अपने एक दोस्त की याद आ रही है, वो भी यहाँ आकर प्रैक्टिस किया करता था। तभी यांकाई उन्हें बताने लगा कि सीनियर, हमारे लिंगशु पवेलियन में जो बंदा क्राइम करता है उसे यहीं पर ट्रैप किया जाता है, जो काफी ज्यादा अजीब बात है। तो एल्डर यांग को एक कहानी बताने लगे। वो कहते हैं कि कई सालों पहले यहाँ पर एक मास्टर आया था। उसने देखा कि केवल मॉन्स्टर लोगों को बेरहमी से खत्म कर रहे हैं, तो उन्होंने इस तबाही को रोकने के लिए अपने तलवार बाहर निकाल ली। फिर उस मास्टर ने ईवल के साथ जोरदार फाइट की, फाइनली उसे खत्म कर दिया। मगर उसी वक्त वो ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम भी अपने आप फॉर्म हो गई। भले वो मास्टर मर चुका था, मगर मास्टर को इतनी तसल्ली नहीं हुई। वो इसी वजह से लिंगशु पवेलियन को यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। यही कारण हमारे सेक्ट का ओरिजिन का कारण है। हमारे कई सारे एंसेस्टर ने इस जगह पर कड़ी नजर रखी थी, जिसके बाद हम इविल डिसाइपल्स को यहाँ पर पनिश करने लगे। इस ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम में एक बहुत ही स्पेशल यांग ट्रेजर है, मगर वो अभी तक अपीयर नहीं हुआ। जिस पर यांग कहने लगा कि शायद आप यहाँ पर उसी ट्रेजर की तलाश में आए थे। तो एल्डर कहने लगे कि ट्रेजर की नहीं, बल्कि किसी बंदे की तलाश में आया था, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यांकाई भी उनकी बात मानते हुए घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते ही यांकाई देखता है कि एक बंदी उसके बिस्तर पर सो रही है। यांग के वहाँ आते ही वो तुरंत उठ गई। इधर यांकाई को कोई आइडिया नहीं था कि ये बंदी वही है जो सालों से उसे देखती आ रही है। वह उससे पूछ रहा था कि सीनियर, आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आपका नाम क्या है? जिस पर वो कहने लगी कि मेरा नाम है सिया। दरअसल ब्लैक विंड माउंटेन का हंटर तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था, तुम घर पर नहीं थे, तो मैंने उससे वो चीजें कलेक्ट कर ली। मुझे लगा था कि तुम शाम तक घर वापस आ जाओगे और तुम्हारा इंतजार करते करते मैं यहीं पर सो गई। जिस पर यांकाई कहने लगा कि मुझे थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन अगली बार मैं जल्दी वापस घर आ जाऊंगा। और तभी वो क्लिक होता है कि इस बंदी ने तो ऐसी बात कर रहा था मानो वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। इधर सिया कहती है कि तुम जल्दी आओ या फिर देर से, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो पार्सल तुम तक पहुंचा दिया, अब मुझे जाना होगा। उसके जाने के बाद यांकाई उस हंटर के बारे में सोच रहा था। वो बंदा यांकाई के लिए कपड़े बेच रहा था और उसका थैंक्स बोलने का अंदाज
यांकाई को काफी ज्यादा पसंद आया। अब रात के समय सिया उसके दिमाग में घूमने लगी तो वो खुद को समझाता है कि मुझे इन चक्कर में नहीं फंसना, इसलिए सिया के बारे में सोचकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब अगले दिन यूनटिया ने एक लव लेटर लिखकर यांकाई के डोर के पास पहुंच गया। उस लेटर में लिखा था कि मेरी जान, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, प्लीज मुझसे मिलने के लिए फेलियंट माउंटेन आ जाओ, मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। मगर इस लेटर को पढ़ते ही यांकाई समझ गया था कि ये सुमो को कोई नई प्लानिंग होगी। वो कह रहा था कि ये बंदा सुमो मुझे आराम से जीने नहीं देगा। खैर, अब मेरे पास ट्रू यंग पावर की टेक्निक है तो शायद मैं उसकी प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाएगा। इधर यूनटियान सुमो के पास पहुंच चुका था। वो उससे कहता है कि जल्दी यांकाई यहाँ पर आने वाला है तो आप पूरी तरह से रेडी हो जाओ। इसलिए सुमो भी अपने हाथ पाँव वार्म अप करने लगता है और वो कहता है कि फैंगलिंग के इलाके में आना मना है, मगर मुझे उस कमीने की वजह से अपने सेक्ट के रूल्स को ब्रेक करना पड़ा। उतने में ही वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर फेलिंग टावर का लीडर चेंग सा आ चुका है। अब सुमो ठहरा गुस्से वाला बंदा। वो कहता है कि अगर यांकाई के यहाँ आने से पहले इसने कोई नखरे दिखाए तो हम सबसे पहले इसकी पिटाई करेंगे। हालांकि यूटियांग को पता था कि उसकी पार्टी की पिटाई होने वाली है। इधर सुफिंग सुमो से कह रहा था कि तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, यह इलाका हमारा है। अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। उसके साथ म्यार नाम की बंदी भी थी। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए सफिंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर सुमो तो रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो देखकर म्यार कहने लगी कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, मगर ये लोग हमारा सारा प्लान चौपट कर रहे हैं। जिसके बाद वो सफिंग से कहने लगी कि खैर, हमने यहाँ से वापस चलना चाहिए वरना तुम बेवजह घायल हो जाओगे। जिस पर सफिंग कहता है, अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इस सुमो ने तो आज तक मच्छर को भी नहीं मारा होगा, भला ये मुझे क्या ही इंजर्ड करेगा। अब इसी सारी बहसबाजी के चक्कर में उन दोनों में फाइट शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे पर पंच हिट कर रहे थे, मगर सुमो की रेस तो तुरंत ही ब्रेक हो गई। वो समझ जाता है सुमो की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी, मगर अभी भी उस सफिंग के साथ हार नहीं मान रहा था और उसकी यही बात यांकाई को काफी ज्यादा पसंद आ गई। इसलिए वो उस फाइट में इन्वॉल्व हो गया। उसने आते ही सफिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। इधर म्यार अपने साथियों को बता रही थी कि ये बंदा भी सुमो की टीम से ही बिलोंग करता है, तो मेरे ख्याल से इसे भी 2-4 पंचेस मिलने चाहिए। मगर इधर यांकाई ने अपनी टुयांगजी की टेक्निक का यूज करते हुए उनकी धुलाई करना शुरू कर दिया था। इसलिए सफिंग भी अपने साथियों से कहने लगा कि सब लोग मिलकर एक साथ इसी पर हमला कर दो। तो सभी डिसाइपल एक साथ ही उसे पीटना शुरू कर देते हैं, जो देखकर सुमो भी काफी ज्यादा डर गया था। और उसी वक्त यांकाई अपनी गोल्डन बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। व्हाइट लिस्ट में यांकाई की एबिलिटीज देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। इधर सुमो यांकाई से कह रहा था कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, जिस पर यांकाई कहता है कि हाँ यार, अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम्हारी काफी ज्यादा बदनामी होगी। जिस पर वो कहता है कि बेवकूफ वो बंदा कान्योनरल पर है, अगर उसके साथ फाइट करोगे तो डेफिनेटली मारे जाओगे। जिस पर यांकाई कहता है कि ओ, अब तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, कोई नहीं, देखना मैं इसे जरूरी बंदे को हरा दूंगा। जिस पर सफिंग उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। यांकाई समझ चुका था कि इस बंदे की बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो यांग पर हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। लेकिन फिर यांकाई उसके मुंह पर एक पंच हिट कर देता है, जिसके चलते वो बंदा और ज्यादा भड़क चुका था। सफिंग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। भले ही यांकाई उसके अटैक को डॉज कर रहा था, मगर फिर भी वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। तभी सुमो यांकाई को बताने लगा कि इस बंदे के पास अजीब सी स्पीड है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। तो यांकाई ने अपनी गोल्डन बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया और अपने हाथों से ही उसके स्वॉर्ड को होल्ड कर दिया था। उसका हाथ कट चुका था, मगर फिर भी वो तलवार उसको पकड़ लेता है और सफिंग को अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद यांग ने उस पर एक पावरफुल पंच हिट कर दिया, जिससे सफिंग सीधे बेहोश हो चुका था। इधर यांकाई को पता था कि इसी लड़की ने फाइट शुरू करवाई थी, इसलिए उसे डराने के ख्याल से उसके पास चला जाता है। लेकिन म्यार तो उसके हाथ पकड़ते हुए कि मैं फिन टावर से बिलोंग नहीं करती, और देखो तो तुम्हारा हाथ कट गया है, रुको मैं अभी तुम्हारे पट्टी कर देती हूँ। तभी यांग अपना हाथ चढ़ाते हुए कहने लगा
तभी यांकाई अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में उसे गलत जगह पर टच कर देता है, जो देखकर सुमो कह रहा था कि यांकाई, अगर इस बंदी ने तुम्हें पटा लिया तो मैं तुम्हें एक लूजर समझूंगा। जिस पर यांकाई कहने लगा कि भाई भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हारी जान बचाने आया था और तुम मुझे पर डाउट कर रहे हो, चलो अब अपना हाथ दो। जिसके बाद वो सुमो को लेकर वहां से रवाना हो गया। अब यांकाई ने घर आते ही कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। उसकी बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो कर रही थी और तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी टेम्परिंग की एक और लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो समझ जाता है कि उसने सफिंग के साथ जो फाइट की थी उसी की वजह से ये लेवल ब्रेक थ्रू हुआ है। अब अगले ही दिन वो अपना एज यूजुअल साफ सफाई करना का काम चालू कर देता है। तभी उससे मिलने के लिए सुमो पहुंच जाता है तो यांकाई ने बड़े स्टाइल के साथ अपना झाड़ू उस पर पॉइंट कर दिया। वो कहता है कि क्या हुआ, सुमो दोबारा से मेरे साथ फाइट करनी है क्या? मगर सुमो तो उसके लिए बेहतरीन क्वालिटी की वाइन लेकर आया था ताकि उन दोनों में दोस्ती हो जाए। मगर उन्हें वाइन पीकर एंजॉय करता हुआ देखकर एल्डर मिंग ने अपना पंच उन पर पॉइंट कर दिया, इसलिए ये लोग तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। अब ये दोनों रिवर के किनारे बैठकर वाइन पीने लगे। तभी सुमो उससे पूछता है कि भाई तुमने मेरी जान क्यों बचाई है? मैं तो तुम्हारे हाथ धोकर पीछे पड़ा था, फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जिस पर यांकाई कहने लगा कि हम दोनों भी सेक्ट के डिसाइपल हैं तो हमने भाइयों जैसा रहना चाहिए, और वैसे भी तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उस बंदे से मार खा के तुम्हारा थोबड़ा खराब हो जाए। जो सुनकर सुमो को हंसी आने लगी। जिसके बाद वो यांकाई से कहता है कि भाई पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी थी। साथ ही साथ वो यांकाई के लिए एक एलिक्सर बोतल भी लेकर आया था। भले ही यांकाई को एलिक्सर की कोई जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी वो सुमो का दिल रखने के लिए उस एलिक्सर को एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह से फाइनली इन दोनों में दोस्ती हो गई। तभी सुमो कहता है कि भाई कल मैं तुम्हें एक बेहतरीन जगह लेकर जाऊंगा। जिस पर यांकाई कहता है कि नाना बाबा मुझे प्लेजर हाउस में जाना है, मुझे प्लेजर हाउस में नहीं जाना, मुझे तो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर सुमो कहने लगा कि बाप रे, वहाँ तो मैं कभी भी नहीं जाता, अगर मेरी सिस्टर को यह पता चला तो मुझे तो वो जान से ही मार देगी, बस कल तुम मेरे साथ चलो। यांग भी इसके लिए राजी हो जाता है। अब अगले दिन ये लोग ट्रेड मार्केट की तरफ रवाना हो जाते हैं। सुमो बता रहा था कि इस जगह पर फेंग टावर, लिंगशु पवेलियन और ब्लड बैटल क्लैन के बिजनेस करते हैं। वहाँ पर ढेर सारे पावरफुल फ्रूट भी बेचे जाते हैं, मगर मेरे ग्रैंडफादर के पास इससे भी हाई लेवल के फ्रूट्स हैं। तभी जाओ यांकाई को बताने लगा कि सीनियर सुमो के ग्रैंडफादर हमारे एक रेस्पेक्टेड एल्डर हैं। जो सुनते ही यांकाई को इस एल्डर 11 की याद आ गई, इसलिए वो लुको से पूछ रहा था कि हमारे सेक्ट में टोटल कितने एल्डर हैं। तो जाओ बताता है कि भाई हमारे सेक्ट में 5 एल्डर हैं और एक सेक्ट लीडर है। साथ ही साथ सुमो ने बता दिया था कि हमारे लीडर इमोर्टल एसेंस के रियलम पर हैं और वो उनकी पिक पर पहुंच चुके हैं। बस एक बेहतरीन फाइट और फिर वो ब्रेक थ्रू कर लेंगे। वैसे ब्लड बैटल गैंग का लीडर हुन और फिंग टावर का लीडर शाफान और दोनों भी इमोर्टल एसेंस की 6वीं और 7वीं लेवल पर हैं। वो दोनों तो कभी अपने लीडर का मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद सुमो सोचकर बताने लगा कि हमारे लीडर पिछले 10 सालों से उनकी लेवल पर अटके हुए हैं। जो सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए। जाओ पूछ रहा था कि आखिर उन्हें ब्रेक थ्रू करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। जिस पर सुमो कहने लगा कि उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है, मगर वो मैं तुम लोगों को शेयर नहीं कर सकता। तो ये सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करने लगे। तो फाइनली सुमो भी उसकी बात मान जाता है। वो कहता है कि बस तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जिसके बाद उन लोगों को बताने लगा कि 10 साल पहले हमारे सेक्ट में एक प्रॉब्लम हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि हमारे सेक्ट लीडर ने बस 2 बंदों को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया था और उन दोनों के अलावा उनका तीसरा कोई डिसाइपल नहीं था। वो दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, मगर उनके माइंड और सोच अलग अलग थी। तो लीडर भी उनके लिए अलग अलग टेक्निक मेथड चूज करने लगे। उन्होंने सीनियर डिसाइपल को कुछ ज्यादा ही प्रेस किया, वहीं पर जूनियर डिसाइपल के हाथ थोड़ा सख्त पेश आए। भले ही सेक्ट लीडर ने उनकी कैपेसिटी को देखकर ही डिसीजन लिया था, मगर उन दोनों डिसाइपल को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो उसे पसंद नहीं करते और अब उसे सीनियर डिसाइपल से जलन होने लगी। तो उसने इविल आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में वो जूनियर डिसाइपल
पूरी तरह से इविल स्पिरिट के ट्रैप में फंस चुका था। उस रात उसने लिंगशु पवेलियन के कई सारे डिसाइपल को खत्म कर दिया था। साथ ही साथ उसने अपने सीनियर ब्रदर को भी मार दिया था। जैसे ही वहाँ पर एल्डर पहुँचे, वो बंदा डर के मारे वहाँ पर भाग चुका था। उस रात सेक्ट लीडर काफी ज्यादा हर्ट हुए। उन्होंने अपने काबिल डिसाइपल को खो दिया था और उसी पेन में उनके बाल सफेद हो गए। कुछ ही टाइम बाद लीडर ने अपने इविल डिसाइपल को कैप्चर करके उसे ट्रेस ड्रैगन स्ट्रीम में सील कर दिया था। यह कहानी सुनते ही यांकाई समझ आता है कि उसकी जिस 11th एल्डर से मुलाकात हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद एक सेक्ट लीडर है। और इसी इंसिडेंट के बाद एल्डर कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। तभी इन लोगों को मार्केट ओपनिंग की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। ये लोग काफी ज्यादा तेजी से मार्केट पहुंच गए थे। वो जगह तो यांकाई को काफी ज्यादा पसंद आई थी। तभी सुमू कहता है कि देखो उस टावर में मेरी सिस्टर रहती है, मगर यांकाई उससे मिलने से पहले ये तुम्हें बता देता हूँ कि तुम चाहकर भी मेरी सिस्टर को पटा नहीं सकते। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर यांकाई कहता है कि टेंशन मत लो दोस्तों, मुझे तुम्हारी सिस्टर में नहीं बल्कि तुम में इंटरेस्ट है। जिस पर सुमू कहता है कि अरे भाई मुझे तो पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर मेरी सिस्टर तुम्हें जरूर से पसंद आएगी। दरअसल वो ट्रू एलिमेंट के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है। जिस पर यांकाई कहता है कि भाई अगर तुम्हारी सिस्टर इतनी ज्यादा टैलेंटेड है फिर तुम बेवकूफ कैसे पैदा हो गए, तुम तो अभी बॉडी टेम्परिंग पर भी फंसे हुए हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने कभी कल्टीवेशन करने पर ध्यान ही नहीं दिया, मगर अब मैं मन लगाकर प्रैक्टिस करूंगा। चलो अब मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से मिलवाऊंगा। इधर युंगटिया यांकाई को बता रहा था कि सुमू की सिस्टर का नाम सियान है और वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो अब ये लोग सियान से मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच गए, जहां पर सुमू डोर ओपन करते ही पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता है। साथ ही साथ सियान ने सुमू पर अटैक कर दिया था। उस बंदी ने अपनी ग्यूकन प्ले करते ही उस जगह पर आइस रिलीज कर दी थी, जो देखकर यांकाई समझ आता है कि ये बंदी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और तभी उन्हें सियान की आवाज आने लगी। वो सुमू से पूछती है कि बताओ मैंने तुम्हें घर आने क्यों नहीं दिया। जिस पर सुमू कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं सुफिंग से मार खा के आया था। तो वो पूछती है कि बताओ तुमने मार क्यों खाई। जिस पर सुमू बताता है कि क्योंकि मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैंने कभी प्रैक्टिस पर ध्यान ही नहीं दिया। सुमू के जवाब सुनकर उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। स्वयं कह रही थी कि अगर आइंदा से तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो किसी और से नहीं बल्कि तुम मेरे हाथों से पिट जाओगे। तो वो कहने लगा कि ना बहना ना, मैं अब मन लगा के प्रैक्टिस करूंगा। जिसके बाद सियांग यांकाई से बात करने लगी। वो कह रही थी कि अगर तुम मेरे भाई की जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। तो यांकाई कहता है कि हाँ सीनियर, कि प्लीज मुझे एनलाइटमेंट दीजिए। जो सुनकर सुमू के दोस्त उस पर और ज्यादा हंसने लगे और स्वयं कहती है कि यांकाई कभी भी तुमसे मुलाकात होगी, फिलहाल तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। हालांकि यांकाई को तो इस बंदी की आवाज काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो तो बिना देखे उस पर फुल टू फिदा हो गया था। और इसी रोमांटिक सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। गाइस, ब्याह शादी के सीजन में हम कुछ दिनों तक वीडियो नहीं डाल सके थे, इसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मगर अब कुछ दिनों के बाद हम रेगुलर आ जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा काम है, तो उसके लिए भी सॉरी। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम और बाय बाय एंड टेक केयर।